नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी में हम हर बार अलग अलग कानूनी विषयों पर आपको जानकारी देते हैं। आज भी हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लीगल लिटरेसी में आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक मानव अधिकारों पर। हम जानेंगे कि ये कानून क्या है, इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है और आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा जो संरक्षित मौलिक मानव अधिकार हैं वो क्या है। जी, सबसे पहले हम मानव अधिकार को समझेंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप रहते हैं तो ये शासन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके उन अधिकारों का जिनके साथ आप पैदा हुए हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। जैसे अगर आप पैदा हुए हैं तो आप डिक्टेटर कंट्री में नहीं हैं, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो आपको जैसे राइट टू इक्वालिटी दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है, जिसमें मीडिया भी कवर होता है। आपके पास वाक की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की जाती है। राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में जहां भी आप चाहे वहां आप मूव कर सकते हैं, जहां आप बिजनेस करना चाहें वहां आप बिजनेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जाता है कि आप जो धर्म को आप मानना चाहें आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उस धर्म का आप पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका कोई एक्सप्लॉइट ना करे, आपका शोषण कोई ना करे, उसके लिए आपके पास अधिकार है। तो जो मानव अधिकार जो व्यक्ति लेकर के पैदा हुआ है तो उसको प्राथमिक तौर से रखा गया है संविधान में एक चैप्टर बनाया गया है। सबसे पहले उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे एन नंबर ऑफ राइट्स है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जी अमित। बिल्कुल मैम, जो भारतीय कानूनी व्यवस्था है वो मानव अधिकारों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है। जी, जब हम इंडियन लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है कि आपके मौलिक अधिकार आप किसके अगेंस्ट में एनफोर्स कर सकते हैं, तो शासन के विरुद्ध एनफोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको उस अपराध में अरेस्ट कर दिया गया जिसमें आप दोषी हैं भी नहीं, तो इसमें आपके क्या राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं? डेफिनेटली हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इसमें एक रिट दायर कर सकते हैं। तो इंडियन लीगल सिस्टम ऐसे रेमेडीज आपको प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी प्रकार से आपके मौलिक अधिकार अगर वायलेट होते हैं तो उसके लिए आप रिड्रेसल तुरंत इमीडिएटली ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आप रिट फाइल कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हैं, आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी अपना पिटीशन, अपना जो कंप्लेंट है वो रेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज हुई है जिसका भागी है हमारा देश भारत, जिसमें ये चीजों में सिग्नेटरी है। उन्होंने हमारे भारत देश ने साइन किया है कि हाँ, हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन करेंगे अपने कंट्री में। क्योंकि अगर आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूं कि अगर विचारण में कोई व्यक्ति है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है और फॉर एग्जांपल उसको 10 साल की सजा होनी है और वो 8 साल की सजा गुजार चुका है और उसके बाद वो दोष मुक्त होता है, तो क्या यहाँ पे इसके व्यक्ति के राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं? तो इसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज सिस्टम होता है कि हाँ, अभी ऐसा हो जाता है कि अगर हाफ टर्म, अगर व्यक्ति का मैक्सिमम टर्म इम्प्रिजनमेंट का है उसका आधा भी अगर वो गुजार लेता तो उसको बेल का राइट इमीडिएटली मिल जाता है। रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने यही बोला है, लोअर कोर्ट्स को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि बेल एक अधिकार होता है और जो जेल है वो एक्सेप्शन होता है। बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन। तो ये क्यों बोला है हमारे चीफ जस्टिस ने? उन्होंने इसीलिए बोला है क्योंकि वो समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही प्रिजनर्स के भी जो राइट होते हैं वो भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो दोषी नहीं है और वो फिर भी वो जेल में है तो उसके राइट्स किस प्रकार से वायलेट होते हैं, ये चीज हमारी जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छे से समझती है। इसलिए ऐसे कई सारे पोर्टल से ह्यूमन राइट के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है जिसकी स्थापना की गई है इसी चीज को इंश्योर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कहीं किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सिविल सोसाइटी और मीडिया है, मीडिया का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। जो मौलिक अधिकार है उनकी सेफगार्ड करने के लिए अगर मीडिया ने उस चीज को हाईलाइट कर दिया तो डेफिनेटली व्यक्ति को पब्लिक सपोर्ट मिल जाता है। तो
तो ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, साथ ही साथ मीडिया है, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी है, बहुत सारे ऐसे घटक है जो हमारे ह्यूमन राइट के जो वैल्यूज है उसको अपलिफ्ट करते हैं, संस्कार जो है उसको वो प्रमोट करते हैं। जी बिल्कुल मैम, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का भी गठन किया गया है, NHRC जिसे कहा जाता है, उसकी क्या भूमिका होती है, क्या उद्देश्य उसका होता है? जी, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइज करती है कॉम्पिटेंट अधिकारियों को कि हाँ यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, आप इसको रोकिए। तो जब ये एडवाइस होता है तो आज तक तो इस प्रकार से देखा गया है, जहां एडवाइस किया गया वहां कार्रवाई तो डेफिनेटली हुई है। तो भले ही इसको आप एडवाइजरी बॉडी बोल ले, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन राइट के। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपकी ह्यूमन राइट जो है वायलेट हो रहे हैं, अगर आपको किसी ने गाली दे दी है या अगर आपके विरुद्ध में प्रकरण गलत चलाया गया है या जो भी आपको समता का अधिकार नहीं दिया गया है, जो भी आपको लग रहा है, तो आप डेफिनेटली ह्यूमन राइट कमीशन में जाए। वो इन्वेस्टिगेट करेगी उस पूरे मुद्दे पे, आपकी कंप्लेंट पे संज्ञान लेकर के उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, एडवाइस करेगी, साथ ही साथ अवेयरनेस भी फैलाने का काम ह्यूमन राइट कमीशन करता है। एन नंबर उनके वेबसाइट में अगर आप देख लें, या उनको वो ग्राउंड लेवल पे गांव जा करके भी वो प्रमोट करते हैं, वो बताते हैं कि आपके ये ह्यूमन राइट है, अगर ये वायलेट होता है तो आप हमारे पास आइए। तो इस प्रकार के भी प्रावधान है। जी अमित। बिल्कुल मैम, जहां तक भारत की बात है तो क्या यहाँ मानवाधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? जी, इसके लिए मैं वो टाइम को रिकॉल कराना चाहूंगी जब इमरजेंसी लगी थी हमारी कंट्री में 1975 से 1977 तक। उस वक्त आप देखेंगे कि जो व्यक्ति सड़क पे निकल रहा है उसको भी जेल हो जा रही है। तो यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था ह्यूमन राइट्स को। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इस इमरजेंसी का। अगर आप रिकॉल करेंगे उस समय में, अगर आप जाकर के देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि वहां मौलिक अधिकारों का बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा था। लोगों को जबरदस्ती प्रिजनर बनाया जा रहा था और कोई रीजन किसी को पता ही नहीं क्यों हो रहा है ये। तो इसीलिए कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सस्पेंड होते हैं, जैसे आप मूव फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री या लिबर्टी, ये सारे होते हैं। लेकिन राइट टू लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। आपको जीने का अधिकार है और स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। इमरजेंसी का जो अगर प्रावधान भी है ना, तो उसमें भी वो चीज सस्पेंड नहीं होगी। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होगा। तो ह्यूमन राइट बाकी केसेस में सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। अदरवाइज आपके जो ह्यूमन राइट का जो है वो जो राइट है वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। जी अमित। बिल्कुल, तो हर किसी को स्वतंत्रता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैम, भारत में मानव अधिकारों के सामने जो प्रमुख मुद्दे हैं वो वर्तमान दौर में क्या है? जी, अगर आप आसपास अपनी सोसाइटी में देखेंगे आपको तुरंत दिख जाएगा कि कहां पे क्या क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, ऊंच नीच बहुत होती है, महिलाओं के विरुद्ध बहुत रहा है। पुराने जमाने में आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके ऊपर वायलेंस हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है। चाइल्ड लेबर, बच्चों को फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है। आप जो रेडी है उन सब चीजों में भी देखेंगे चाइल्ड लेबर बहुत कॉमन है। तो इस प्रकार से उसके भी ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। साथ ही साथ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, SC/ST जो है कम्युनिटी है, उनके खिलाफ भी रिसेंटली बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा हुआ था कि डिस्क्रिमिनेशन करते करते इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर दिया, इतना डाउनग्रेड कर दिया गया कि मतलब मीडिया में उस चीज को जब हाईलाइट किया गया तो तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ, आज की डेट में इंडिया इतना डेवलप कर गया, फिर भी ऊंच नीच और ह्यूमन राइट वायलेशन कितना ज्यादा कॉमन है। तो ऐसे जो प्रमुख मुद्दे हैं जो हमारे देश में हैं, आप आसपास देखिए, आप न्यूज चैनल देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि कितने ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल, तो हमारे आसपास से ही जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन मैम, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनके अधिकारों की रक्षा को कैसे ह्यूमन राइट्स संबोधित करते हैं? जी, ह्यूमन राइट क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा था, तो इसमें एक लॉ बना दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ SC/STs एक्ट। तो इस अधिनियम को बना दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति को जो SC/ST में या अदर बैकवर्ड क्लासेस में बिलोंग करता है, तो उसके अगर मौलिक अधिकारों का आप हनन करेंगे तो उस एक्ट में अलग से कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ चलेगी और उसमें मेजर पेनल्टीज है। उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, जो सबूत का भार है, वो भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ इसको लाया गया है। और अगर वैसे ये बहुत ही आवश्यक था कि हाँ, जो ऑलरेडी बैकवर्ड है, जो ऑलरेडी जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एट्रोसिटीज हुई हैं, उनको आगे लाना जरूरी था। इसलिए इस एक्ट को लाया गया है क्योंकि वो इक्वल तबके पे उनको ला के रखा जा सके। जी अमित। बिल्कुल मैम, इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कानूनी सुरक्षाएं कौन कौन सी हैं? जी, संविधान से शुरू करते हैं। संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। अभी मैं अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मीडिया में आप जब न्यूज बताते हैं, आप अपने ओपिनियंस बताते हैं, वो भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर कोई व्यक्ति सड़क पे खड़े होकर माइक लेकर के किसी सामाजिक मुद्दे पे बोलता है तो वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो उसको आप रोक नहीं सकते हो जब तक वो वॉयलेट ना करे। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप देश की अखंडता को प्रभावित करें अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और जो सोवरेनिटी और डिग्निटी है हमारी कंट्री की, जो कानूनी व्यवस्था है, उसको अगर आप ठेस ना पहुंचाते हुए अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप जितना चाहे सामाजिक मुद्दे पे या अपने मन की बात आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका मौलिक अधिकार है। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा कैसे ये जो मानव अधिकार है वो सुनिश्चित करते हैं? जी, अगर आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर के बोलते हैं कि भाई मेरा ये धर्म है और मुझे ये धर्म को प्रोफेस नहीं करने दिया जा रहा है, कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूं तो फिर मुझे पूजा करने से रोका जा रहा है, तो ये आपका मौलिक अधिकार है, तो आपको ये रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 25 यही बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपका अगर धर्म की स्वतंत्रता है तो उससे आपको रोका नहीं जा सकता। अभी हम अलग अलग मुद्दे पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं अमित, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है जिसको कवर किया जाता है ह्यूमन राइट वायलेशन में। एक एक करके हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अवेयरनेस हो कि आपके क्या क्या मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता हो जाए, मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाए, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। जी अमित। मैम, भारत में जो मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ित हैं, इनके लिए किस तरह का तंत्र मौजूद है सिस्टम में? जी, फर्स्ट स्टेप आपका होता है, अगर आपके वायलेट होते हैं अधिकार तो आप ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ रुख कर सकते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन काफी ज्यादा रिलायबल और फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप है आपके वायलेशन के अगेंस्ट में स्टेप उठाने का। उसके लिए आप या तो एक लिखित शिकायत दायर कर दें, या तो उनके वेबसाइट में भी एक पोर्टल है जिसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही आसान कर दिया गया है इस प्रक्रिया को, एक कॉमन मैन भी कर सकता है। और पहले क्या होता था, वकील के माध्यम से ही होता था, लेकिन अभी ऐसा है कॉमन मैन भी इसमें कर सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट में कंप्लेन कर सकता है कि मैं इस प्रकार, मेरे साथ इस प्रकार की घटना हो गई है, मुझे इस प्रकार से वायलेट किया गया, पॉलिटिकल सप्रेशन हो गया है, या जो भी है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन गई, राइट टू लाइफ छीन गई, लिबर्टी छीन गई, जो भी हो गया आपके साथ में, आप फर्स्ट स्टेप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जा सकते हैं। वहां से अगर एडवाइस होने के बावजूद भी आपके फेवर में कार्रवाई नहीं होती है तो आप डेफिनेटली रिट के माध्यम से हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया से हम शिकायत कर सकते हैं मानवाधिकार आयोग में, लेकिन इसके बाद जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? क्या उनकी तरफ से जो पीड़ित पक्ष है उसका आवेदन स्वीकार करने के बाद जो आरोपी पक्ष है, क्या उसे बिल्कुल कोर्ट के प्रोसेस की तरह कोई नोटिस भेजा जाता है, जवाब तलब किया जाता है, कुछ हियरिंग होती है? बिल्कुल, इसमें पूरी प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एक पक्षीय कभी नहीं होगी, सुनने का अधिकार दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अभियुक्त को भी दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फेक कंप्लेंट लॉन्च कर रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और एन नंबर ऑफ उसमें घटक होते हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सब चीज होगा, डेपोजिशंस होंगे। उसके बाद जाके जब जो कमीशन में जो चेयरपर्सन है उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे हुआ है, आप कभी विजिट कर लीजिएगा ह्यूमन राइट कमीशन, वहां पे कोर्ट का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, पिटीशन सुनने का भी वहां पे कोर्ट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वहां जाने के बाद में व्यक्ति अपने रिड्रेसल्स को बताएगा, सामने वाला उसको डिनाई भी करेगा, लेकिन उसमें से जो निकल करके आता है, जो विवेक पर होता है चेयरपर्सन के, जो एविडेंस के आधार पे भी होता है, एविडेंस से अगर निकल के आता है तो तब जाके वो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलने के बाद में एडवाइस किया जाता है। जी अमित। बिल्कुल, तो इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक जो डिसीजन है या हम कह सकते हैं जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो हम मानव अधिकार के तहत अलग अलग सिस्टम्स पर चर्चा कर रहे हैं, और एक और अहम पहलू आता है शिक्षा का अधिकार। मैम, भारत शिक्षा के अधिकार को कैसे सुनिश्चित करता है? जी, इसके लिए भी पहले आप देखेंगे बच्चों की एजुकेशन को लेकर के बहुत ही विरोधाभास हुआ करता था कि पढ़ाना है या सीधा काम पे भेजना है, बाजार भेज दो बच्चे को। तो अभी ऐसा हो गया है कि कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान कर दिया गया है। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री
एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, और अगर बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको भी रोका जाएगा, और डिटेंशन नहीं रखा जाएगा। पहले पनिशमेंट्स देते थे जैसे टीचर्स, तो वो भी ह्यूमन राइट वॉयलेशन है, मारते थे वो भी ह्यूमन राइट वॉयलेशन है, डिटेन करके रख देते थे वो भी ह्यूमन राइट वॉयलेशन है। तो इन सबको हटाते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई। साथ ही साथ रिजर्वेशन दिया गया, 25% जो बैकवर्ड क्लास है उनको रिजर्व किया गया कि स्कूल में इतनी सीट्स इस कम्युनिटी के बच्चों के लिए होनी चाहिए। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया गया, टीचर के नॉर्म्स जो हैं वो अच्छा कर दिया गया। तो इस प्रकार से एजुकेशन के सेक्टर में भी कंपलसरी करके और फ्री करके ये चीज कर दी गई है। आज ये आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम स्कूल की फीस नहीं पे कर सकते। बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है और जो इस एक्ट के अंतर्गत जो स्कूल्स बने हैं उसमें आपको पैसे नहीं लगते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन ये एक्ट से रेगुलेट होने वाले जो स्कूल्स हैं तो उसमें आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, मानव तस्करी से निपटने की हम बात करें तो इसके तहत भारत ने कौन से कदम उठाए? जी ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। आज भी आप न्यूज चैनल्स देख लेंगे, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं जो किडनैप होते हैं, जिनको तस्करी की जाती है, ट्रैफिकिंग की जाती है। तो इमोरल पर्पस के लिए ट्रैफिक होता है अगर, तो उसको रेगुलेट करने के लिए लेजिस्लेशन ने एक लॉ बनाया है, हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, वो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का। साथ ही साथ जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स है उनका गठन किया गया है, जो इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इन्वेस्टिगेट करती है और कॉम्बैट करती है। ट्रैफिकिंग के जो इश्यूज होते हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उसको कॉम्बैट करती है, क्योंकि इसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। इसमें आप वेट नहीं कर सकते कि हाँ एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद में आपने 41A का नोटिस दे दिया, फिर वो अपीयर होगा, अपीयर होने का अगर एक्सेप्शन दे देता है तो इतनी देर में तो ट्रैफिकिंग होके कहाँ लोग चले जाएंगे ये पता भी नहीं है। तो जो यूनिट्स हैं उनको एकदम विजिलेंट रहना है और कॉम्बैक्ट के लिए रेडी रहना है। तो इस प्रकार से यूनिट्स भी बने हुए हैं। साथ ही साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का है, जो जिसने सेक्शन 370 और 370A को इंट्रोड्यूस किया है, जो भी एंटी ट्रैफिकिंग के लिए लॉज बनाए गए, प्रक्रिया बताई गई है उसमें। साथ ही साथ उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं कि अगर ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू किए हुए जो बच्चे होते हैं और जो महिलाएं होते हैं तो उनके लिए शेल्टर, रिहैबिलिटेशन और जो पुनर्व्यवस्थापन, वापस से उनको हील करके वापस सोसाइटी में लाना, तो उज्ज्वला स्कीम भी उसके लिए बनाई गई है। तो ये भी एक ह्यूमन राइट के फेवर में ये कानून बनाया गया, जो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, बस उसको और ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि और अच्छी दिशा में ये कानून काम कर सके। मैम, भारतीय कानूनी प्रणाली में न्यायोत्तर हत्याओं को कैसे संबोधित किया गया है? जी आप रिसेंटली देखेंगे कि जो एनकाउंटर्स होते हैं या पॉलिटिकल किलिंग्स होती है, साथ ही साथ जो रिप्रेशंस होते हैं, बहुत सीरियस ह्यूमन राइट वॉयलेशन होते हैं इस प्रकार से। तो कोई भी किसी व्यक्ति को मार देगा तो ये तो बहुत ही ज्यादा टेरर का माहौल बन जाएगा। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए इसको ह्यूमन राइट के वॉयलेशन के पर्पज से अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए देखा जाएगा ये पूर्ण रूप से इलीगल है और इसमें पूरी क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल होती हैं और सारे लॉज के अंतर्गत इसमें संज्ञान लेके पनिशमेंट का प्रावधान है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है उसमें, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे, अगर इलेक्शन का माहौल है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है तो उसमें संज्ञान लेकर के डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल कर सकते हैं कि इस एरिया में ज्यादातर मैं पॉइंट आउट तो नहीं करूंगी, ऐसे कुछ स्टेट्स है जहां ये चीजें कॉमन है जी। तो वहां ह्यूमन राइट वॉयलेशन बहुत होता है। ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन का सबसे मेजर पार्ट हो जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो उसके लिए बहुत मतलब PIL भी फाइल की जा सकती है। ह्यूमन राइट कमीशन तो चलिए एक एडवाइजरी बॉडी है, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आप करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाए, आपके सेंसिटिविटी जो वॉयलेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। जी अमित। बिल्कुल मैम, कैदियों पर भी हम चर्चा करते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं उन्हें किस तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जी प्रिजनर्स की, जैसे अरेस्टेड पर्सन से शुरू करते हैं कि हथकड़ी लगाने का प्रावधान पहले था कि छोटे छोटे ऑफेंसेस में भी हथकड़ी लगा के ले जाते थे। तो इस पे भी एक केस डिस्कस हुआ था जिसमें बोला गया था कि आप हथकड़ी नहीं लगा सकते जब तक कोई मेजर ऑफेंस, जब भागने की संभावना ना हो, तो वैसी परिस्थिति में जब एकदम ही मेजर है तब हथकड़ी लगा सकते हैं। सेकेंडली प्रिजनर्स, जैसे अगर प्रिजनर है तो वो भी एक ह्यूमन बींग है, तो
उसके लिए इक्वालिटी का कानून इक्वल रूप से है। जितना मेरे लिए इक्वालिटी का संविधान में प्रावधान है, उतना ही एक कैदी के लिए भी है। आर्टिकल 14 ये सुनिश्चित करता है राइट टू लाइफ। अगर वो व्यक्ति जेल में है तो आर्टिकल 21 भी उसके लिए राइट टू लाइफ जो है, स्वतंत्र जीने का जो अधिकार है, उसके लिए लागू होता है। क्योंकि जेल में जो है इनह्यूमन इन्वायरमेंट रहता है, वहां पे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह नहीं पाता है, कई सारे उसको सप्रेशंस झेलने पड़ते हैं। इसीलिए उसको भी अधिकार है, ये चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसको फेयर ट्रायल मिले, जो उसके मतलब एक पक्षी उसके साथ अगेंस्ट में कार्रवाई ना हो, उसको लीगल एड मिले, मतलब उसको विधिक सहायता मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, इस चीज का प्रावधान है। साथ ही साथ हेल्थ और मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर व्यक्ति जेल में है, अंडर ट्रायल है, तो उसको हेल्थ एंड सेफ्टी, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है जो उसको प्रॉपर मिले, ये चीज का प्रावधान है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में भी उसके पास अधिकार है। एजुकेशन भी है, अगर वो जेल के अंदर रह के पढ़ना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, तो उसका भी उसको अधिकार है। प्राइवेसी का भी उसको अधिकार है, और जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर देते हैं तो उसके लिए भी एक टाइम लिमिट बंधी हुई है कि इससे ज्यादा समय तक वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रह सकता। साथ ही साथ अगर वो कोई श्रम करता है, वेजेस उसको जो है वो रीजनेबल मिले, इस प्रकार से भी उसके पास मौलिक अधिकार मौजूद है। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारत महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? जी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक एक्ट लाया गया है कि अगर महिला है और उसको घर में उसके साथ में जो उसके राइट्स है वॉयलेट किए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में क्या बोलते हैं उसको, वॉयलेशन हो रहा है उसके किसी चीज का, और डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा है, तो उसके लिए उस एक्ट में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो बच्चों की शादी पहले कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिजेस होते थे, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया है। तो 18 साल से कम की लड़की नहीं होनी चाहिए, 21 साल से ऊपर का लड़का होना चाहिए, तो इस प्रकार से कानून लाया गया। जी अमित। बिल्कुल मैम, मानव अधिकारों के संदर्भ में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो क्या कहता है और उसका महत्व क्या है? जी, सूचना के अधिकार में तो आप जितना वास्ट जाना चाहे उतना वास्ट जा सकते हैं। जब तक इंटरनल और सेंसिटिव मैटर ना हो तब तक सूचना का अधिकार लगाया जा सकता है। आपके ह्यूमन राइट में ये भी इंक्लूडेड है कि आपको इन्फॉर्मेशन रहे हर चीज का, यू हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो सूचना का अधिकार आपके पास बहुत डिस्कस में, हमने पहले भी एक एपिसोड में डिस्कस किया था सूचना के अधिकार के बारे में। तो उसके लिए तो आपको सुचारू रहना है। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए थी, आपको नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। अगर रिजेक्ट होता है तो वो भी आपकी फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, उसके लिए भी आप कार्रवाई करा सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल, तो तमाम मौलिक अधिकारों पर आज हमने विस्तार से चर्चा की और हमने जाना कि कितना अहम इन मौलिक अधिकारों का होना होता है, इनका उद्देश्य क्या है और किस तरह से जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जो कम्युनिटीज हैं, उनके अधिकारों की ये रक्षा करते हैं। हमने जाना कि ये कानून कितना अहम है, इसके उद्देश्य और भूमिका पर भी हमने कई जरूरी जानकारियां आपको दी। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। जी। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।